अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर इस बार नियमों में कई तब्दीलियां की जा सकती हैं। वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क लग सकता है, आम लोगों के लिए टोकन व्यवस्था, साथ ही कई और नियमों में बदलाव पर विचार हो रहा है। इसके लिए बीकेटीसी की 4 टीमें अलग अलग मंदिरों में अध्ययन के लिए गई हुई। चारों टीमें तिरुपति वेंकटेश मंदिर आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर और सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रबंधन से बातचीत करेंगी। ये तमाम बातों के अध्ययन के बाद बीकेटीसी और शासन स्तर पर व्यवस्थाओं को बदलने पर विचार किया जा सकता है। जो भी हमको उचित लगेगी, जो भी हमको अपने प्रदेश के, अपने धामों के अनुकूल व्यवस्थाएं लगेंगी, उस हिसाब से हम उसमें सुधार करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क लगाया जा सकता है। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए टोकन की व्यवस्था की जा सकती है। इधर तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि भगवान के दरबार में वीआईपी दर्शन जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं है। श्री बद्री केदार समिति को स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों से बात करनी चाहिए ताकि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को स्थानीय लोगों, तीर्थ पुरोहितों, पंडा पुरोहितों से मिल करके जो व्यवस्था है यहाँ पर किस तरह से बेहतर की जा सकती है। पिछले साल 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या से सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई थी। इसीलिए 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही कई तरीके के बदलाव और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु में कल 5 दिवसीय एयर शो इंडिया का आगाज हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत की हवाई ताकत का प्रदर्शन किया गया। बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन येलहंका में अगले 5 दिन तक पूरी दुनिया आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का दम देखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान आसमान में वायु वीरों के शौर्य का प्रदर्शन देखा गया। आसमान में फाइटर सुखोई 30 का त्रिशूल फॉर्मेशन दिखा। इसके साथ ही सीए तेजस MK2 का धमाल, AEWNC नेत्र का कमाल, LCA SPT के गुरुकुल का फॉर्मेशन। एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये केवल प्रदर्शनी मात्र नहीं, भारत की ताकत को दर्शाता है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता, CEOs की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और HAL के 66 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर रोमांचकारी फ्लाइंग डिस्प्ले में हिस्सा लिया। इस बार एरो शो का थीम रखा गया मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड, यानी दुनिया के लिए भारत के बने हुए विमान और हथियार। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट ने आज कल सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 15 साल पुराने एक मामले में दोषी करार दे दिया है। 15 साल पुराने मुरादाबाद के छजलैट विवाद में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जज साहब ने सिर्फ यही आदेश सुनाया कि बाइज्जत बरी किया था, क्योंकि हमें न्याय पे उम्मीद थी जी, और न्यायालय ने पूरा सम्मान के साथ फैसला सुनाया। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ हम लोगों दो लोगों को छोड़ करके सब लोगों को बाइज्जत बरी किया है। अभी जो भी न्यायालय का फैसला आएगा वो भी पूरी कॉपी सजा का ऐलान नहीं किया है। क्या कहा कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम जो है दोषी करा दिया, कोई सजा। मुरादाबाद का ये मामला 2 जनवरी 2008 का है, जब छजलैट में पुलिस ने चेकिंग के लिए आजम खान की गाड़ी रोकी थी, जिससे नाराज आजम खान ने चक्का जाम करवा दिया था। इसके बाद आसपास के सपा नेता कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने के लिए और लोगों को उकसाने के लिए सड़क जाम करने का आरोप लगा। इस मामले में फैसला आने के बाद मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने आजम खान अब्दुल्ला आजम को 2 साल से अधिक की सजा दे दी तो अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, जबकि आजम खान पहले से ही एक मामले में सजा मिलने के बाद अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। ओम और अल्लाह पर जमीयत अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान के बाद शुरू हुए विवाद की गूंज दिल्ली से लेकर अयोध्या तक सुनाई देने लगी। राम जन्मभूमि के आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि मौलाना अरशद मदनी जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। इस्लाम केवल 1400 साल पुराना है, जबकि राम का जन्म 9 लाख साल पहले हुआ। हमारे चारों वेदों की उत्पत्ति ही आदि से हुई है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, सनातन आज से नहीं अनादि से है। ये संस्कृति अखंड है, अखंड ही रहेगा। मौलाना मदनी को पुनः घर वापसी करनी पड़ेगी। सनातन आज नहीं अनाज की है और यह संस्कृति अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। मौलाना मदनी को भी पुनः घर वापसी करनी पड़ेगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी मौलाना मदनी के बयान का विरोध जताया। राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है, ओम और अल्लाह एक हैं तो ये मानने योग्य नहीं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मदनी जी अपनी इस सोच को बदलिए और आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करिए। धर्म और आस्था नितांत निजता का विषय है, इसे सार्वजनिक किया जाएगा तो विवाद होना लाजमी है।
ओम और अल्लाह को एक बताने वाले अरशद मदनी के बयानों की गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि सपा और दूसरी पार्टियों ने बयान पर एतराज जाहिर किया है। पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को ही सुन लीजिए। इनका भी मानना है कि ओम और अल्लाह एक नहीं है। कहते हैं मदनी के इस बयान से विवाद पैदा होने के सिवाय कुछ नहीं होगा। मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। इनका भी कहना है कि मौलाना मदनी का बयान तारीखी हकीकत यानी कि इस्लामी इतिहास के खिलाफ है। और मौलाना मदनी जो एक साथ में जोड़ करके बात कर रहे हैं, ये सरासर हकीकत के खिलाफ है और गलत बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता रूपी आसिफ खान ने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर नसीहत दी है कि इस तरीके के बयान न दे जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। किसी के लिए इस तरह के बयान न दें कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। इधर भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अरशद मदनी को शास्त्रार्थ में प्रमाण के साथ बयान को साबित करने की चुनौती दे दी है। बात का बैठ करके कहीं भी जहां मदनी साहब कहें वहां बैठ करके बातचीत हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि अगर मदनी साहब जीतेंगे तो उनकी बात मैं मान लूंगा, और अगर हम जीतते हैं तो हमारी बात को मान ले। यानी धर्म और आस्था को लेकर दिए बयान के बाद अरशद मदनी चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ का नाम बदलने को लेकर छिड़ी चर्चाओं के बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब इस मुद्दे को अलग ही दिशा दे दी। रामचरितमानस में बदलाव की मांग कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब लखनऊ का नाम बदलने की मुहिम में भी कूद पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मांग की है कि लखनऊ का नाम लखनपुरी रखने के बजाय लखन पासी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है, लखनऊ राजा लाखन पासी की राजधानी रही है। उनकी लाखन पासी की पत्नी का नाम था लखनावती। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान लक्ष्मण का नाता लखनऊ से श्रद्धा और आस्था का विषय है। लक्ष्मण जी का तो लखनपुर से, इस लखनऊ से उनका नाता पारों में श्रद्धा आदर का विषय है। इधर भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को समाज को तोड़ने वाला बताया। इस प्रकार की जो वो बातें कह रहे हैं, जो वो केवल समाज को बांटने की दृष्टि से कह रहे हैं। पहले रामचरितमानस का अपमान और अब लखनऊ के नाम पर दलित कार्ड वाला दांव। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य के ये तमाम बयान किसी सियासी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वनटांगिया, राजभर, केवट जैसी विमुक्त जाति में शामिल अन्य जातियों और उपजातियों का सर्वे करवाने का फैसला लिया है। सर्वे के जरिए सरकार ये मालूम करेगी कि इन जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार कौन कौन सी नई योजनाएं ला सकती है, जिसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को सौंपी गई है। हम उनके लिए अलग से कौन सी योजना लेकर आवें ताकि उनकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आवे और विकास की मुख्य धारा से वो जुड़े। विमुक्त जातियों के सर्वे में कुल 72 जातियों और उपजातियों को शामिल किया गया है, जिनमें स्थायी रूप से एक ही जगह रहने वाले 32 समुदाय हैं, जबकि 40 ऐसे समुदाय हैं जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। लेकिन सपा सर्वे के बजाय जाति जनगणना की मांग कर रही है, तो भाजपा का कहना है कि सबको लाभ मिले तभी ऐसे सर्वे का मतलब होगा। कि कौन सी जाति छूट गई विकास के, कौन सी जाति विकास से बहुत आगे निकल गई, इसका सर्वे करके जो छूट गए उनको सामाजिक शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाने की व्यवस्था सरकार को करना है। सर्वे सबका क्यों नहीं कराते? जाति आधारित जनगणना कराने सबका हो जाएगा, एक का दो का क्यों नहीं, एक का दो का क्यों? राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी पहुंची। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए शिव की नगरी को पूरी तरीके से सजाया गया था। काशी पहुंचते ही सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा काल भैरव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले ही काल भैरव मंदिर में दोपहर की विशेष आरती की गई। दोपहर की आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे। पूजा के बाद मंदिर के पुजारी ने राष्ट्रपति को काल भैरव का चित्र और प्रसाद भेंट किया। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। यहाँ पूजा के बाद राष्ट्रपति का काफिला श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुँचा, जहाँ डमरू और शंखनाद कर राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। यहाँ भी राष्ट्रपति ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा की। पूजा के बाद राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुई। देव दीपावली की तर्ज पर दशाश्वमेध घाट को सजाया गया था। घाट पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। जितनी देर राष्ट्रपति का कार्यक्रम रहा, दशाश्वमेध घाट जाने वाले रास्ते को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। बता दें, रविवार को राष्ट्रपति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में शिरकत के लिए लखनऊ पहुंची थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।